देखो बेटा, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संबंध एवं फलन। क्या नाम है चैप्टर का? संबंध एवं फलन। है तो आसान चैप्टर, लेकिन उनके लिए आसान है जो जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतने पे ही फोकस करें, है ना। इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम अपने आप को लिमिट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक। ठीक है ना, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ये पूरा पूरा चैप्टर जो है ना, इसके ऊपर एक चैप्टर, पूरा पूरा चैप्टर जो है ना, इसके ऊपर बुक बन सकती है। कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, तो वहाँ पे रियल एनालिसिस करके एक बुक आएगी, और उसके अंदर पूरा पूरा चैप्टर है ये एक चैप्टर पूरी बुक बन जाती है। इसके अंदर जितना डीपली जाओगे ना, डीपली जाने की कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है भाई ये चैप्टर। लेकिन अपने को सिर्फ एनसीईआरटी लेवल तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं इलेवंथ का थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इलेवंथ क्लास में भी संबंध एवं फलन था। किस किस बच्चे ने पढ़ा था संबंध एवं फलन इलेवंथ क्लास का? जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि है ना, अब मैं जो पढ़ाऊंगा ना, बस उसको ध्यान रखना। 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान रखना जो मैं पढ़ाऊँ सिर्फ उस पर फोकस करना। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डालो संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो पहले मैं रिकैप करवा रहा हूँ तुमको 11वीं क्लास का थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद फिर 12वीं क्लास पे आएंगे। देखो, 11वीं क्लास में 3 चीजें तुमने पढ़ी थी, ध्यान हो तो। एक तुमने पढ़ा था कार्तीय गुणन के बारे में, याद है? कार्तीय गुणन याद है क्या? किस किस बच्चे को याद है कार्तीय गुणन? पता है कार्तीय गुणन क्या होता है? सोचो भाई, कार्तीय गुणन का पता है क्या? 11वीं क्लास में आता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे इंग्लिश में उसको। देखो, 11वीं क्लास में एक तो तुमने पढ़ा था कार्तीय गुणन, एक पढ़ा था संबंध, और एक पढ़ा था फलन। ये तीनों आपस में रिलेटेड है भाई। ठीक है ना, कैसे रिलेटेड है वो मैं बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले कार्तीय गुणन की बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। ठीक है, एक सेट है मेरे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 3, है ना। और मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन कर दिया। कार्तीय गुणन को हम इस तरीके से निरूपित करते हैं, क्रॉस का निशान से। ठीक है, तो कार्तीय गुणन में क्या होता है, इन दोनों सेट के जोड़े बनाए जाते हैं। ये जो दो सेट है ना, इनके एलिमेंट्स के जोड़े बनाए जाएंगे। जोड़े कैसे? जैसे 1 का 3 के साथ जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ जोड़ा बन जाएगा। तो ये जो आपके पास सेट बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्तीय गुणन बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारे पास सेट बना है, इसको हम क्या बोलेंगे? ए से बी में कार्तीय गुणन। क्या बोलेंगे? ए से बी में कार्तीय गुणन। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो कार्तीय गुणन है, जो कार्तीय गुणन है उसके अंदर क्या आते हैं? उसके अंदर ए से बी में, ए से बी में बनने वाले जोड़े आते हैं। ए से बी में बनने वाले क्या आते हैं? जोड़े आते हैं। ठीक है, जोड़े कहो, या फिर जोड़े को थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लिखना चाहे ना, तो शुद्ध हिंदी में लिख सकते हैं क्रमित युगम। ए से बी में बनने वाले क्या आते हैं? क्रमित युगम आते हैं भाई। ठीक है, अब अगर मैं मान लो तुमसे पूछ लूं कि भाई मुझे है ना बी से ए में कार्तीय गुणन बताओ, बी से ए में कार्तीय गुणन बताओ, तो तुम क्या करोगे? बी से ए के जोड़े बनाओगे। बी से ए के जोड़े कौन से बनेंगे? तुम कहोगे सर जी ये बनेगा 3,1 और 3,2। ठीक है ना। अच्छा, 1,3 और 3,1 सेम चीज है क्या? ये जो यहाँ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्रमित युग्म को। ये सेम चीज है क्या? तुम कहोगे सर सेम नहीं है। सेम नहीं है, सेम नहीं है बेटा। ये 1,3, तुम ग्राफ पे 1,3 को प्लॉट करना और 3,1 को प्लॉट करना, दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना, तो ये सेम चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो ये सेम चीज है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रम का महत्व नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्रम का महत्व होता है, तभी इसको क्रमित युग्म बोलते हैं ना भाई।
याद बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, वापिस समझ लो भैया। मैंने तुमको क्या बताया अभी तक? मैंने तुमको अभी तक कार्तीय गुणन के बारे में बताया। कार्तीय गुणन का मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, तुम इनकी कार्तीय गुणा करना चाह रहे हो। कार्तीय गुणा करना चाह रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जोड़े बनाने हैं। ए से बी में क्या बनाने हैं? जोड़े। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन बोलते हैं। जोड़े कहो या क्रमित युग्म कहो, बात एक है। ये चीज बताई, ठीक है? दिलकुश, समझ में आ गया इतना? चलो, कार्तीय गुणन क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। अब संबंध क्या चीज है वो समझो। संबंध जो है ना उसको डिनोट करते हैं हम आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। और जो संबंध होता है वो सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट। किसका? कार्तीय गुणन का। संबंध जो है वो कार्तीय गुणन का एक सबसेट होता है भाई, है ना? जैसे इसी एग्जांपल को तुम देखो, यहाँ पे कार्तीय गुणन क्या हमारे पास? तुम कहोगे जी हमारे पास कार्तीय गुणन जो है वो ये है, ये ये है, ठीक है ना? अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई इस कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय बताओ कितने होंगे, ये जो कार्तीय गुणन है, ये जो सेट है, इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? तो कौन बच्चा बता सकता है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय बता दो, कौन बच्चा बता सकता है? गौरव बता सकता है, आदित्य, अर्जुन, आरती बता सकती है, मुजम्मिल तो नहीं बता सकता भाई? कोई बात नहीं। देखो भाई, कोई सेट है ना, उस सेट के कितने सबसेट होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे, उसको पता करने का फॉर्मूला होता है। वो होता है 2 की पावर n। ठीक है? इस सेट में कितने एलिमेंट है भाई? मुजम्मिल, दो एलिमेंट है भाई, दो। इसको पूरे को एक एलिमेंट बोलेंगे। दो एलिमेंट है, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तुम कहोगे जी 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे 4 उपसमुच्चय? तो तुम कहोगे सर जी इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे, एक तो बन जाएगा ये, है ना? एक बार तो एक एलिमेंट ले लो, सिर्फ ये एलिमेंट ले लिया हमने। एक बार ले लेंगे हम दूसरे वाला एलिमेंट, ठीक है? एक बार ये एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, दो बन गए ये। एक बार हम क्या करेंगे? एक बार हम क्या करेंगे भाई? दोनों ले लेंगे, दोनों एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है? और एक बार क्या करेंगे? तीन तो बन गए, ये तीन उपसमुच्चय बन गए ना। चौथा उपसमुच्चय में क्या होगा? बताओ भाई, चौथे उपसमुच्चय में क्या होगा? कोई भी नहीं लेंगे। एक बार एक एलिमेंट ले लो, फिर दूसरा ले लो, फिर दोनों ले लो, ठीक है? और एक बार कुछ भी मत लो। यानी कि इस सेट के जो सबसेट बनेंगे, इस समुच्चय के जो उपसमुच्चय बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? ये बनेंगे जी। याद बात समझ में आ गई? ठीक है? अब ये जो उपसमुच्चय बने हैं ना, इसमें से तुम कोई भी चीज उठा लो। मान लो कि तुम्हारा मन किया भैया मैं तो ये उठाऊंगा, तो ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है, और ये भी एक संबंध है। मैंने क्या लिखा कि संबंध क्या है? संबंध हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट है, संबंध हमारा कार्तीय गुणन का सबसेट है। ये बात बोली ना? तो जो तुम्हारा ए क्रॉस बी निकला है ना, उसमें से तुम कोई भी उठा लो। मान लो तुम्हारा मन किया मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है? तो ये भी एक क्या? एक संबंध है। इसको उठाऊंगा तो ये भी एक संबंध है भाई, इसको उठाऊंगा तो ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है। बस समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इसको उठा लिया भाई, इसको उठा लिया, तो ये क्या है? एक संबंध है। क्या है ये? एक संबंध। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा कि भैया ये एक संबंध है। इसको लेट से मैंने R1 से नोट कर दिया, ठीक है? लेट से कि मैंने इसको उठा लिया, तो ये भी क्या है? एक संबंध है। इसको लेट से मैं R2 से नोट कर देता हूँ। बस समझ में आ गई? ये भी क्या है? एक संबंध है। लेकिन ये खास तरीके का संबंध है। खास तरह का संबंध कैसे है? क्योंकि इसके अंदर, इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये जो संबंध है ना वो ए क्रॉस बी के ही बराबर है। देखो ध्यान से, ठीक है? तो इस संबंध को हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं? बोलो। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है? लिख नहीं रहा हूं, बस बता दिया मैंने तुमको, ठीक है ना? तो ये भी हमारा क्या है? एक संबंध है भैया। इसको लेट से मैं आरती बोल देता हूँ। ये भी हमारा क्या है? एक संबंध है। ये भी खास तरीके का संबंध है भाई। ये संबंध और ये संबंध दोनों खास तरीके के हैं। ये तो सार्वत्रिक संबंध हो गया। अच्छा, ये क्यों खास है? ये क्यों खास है भाई? कौन बता सकता है ये क्यों खास है? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा इस संबंध का? जैसे इस संबंध का नाम तो सार्वत्रिक संबंध है, इस संबंध का क्या नाम होना चाहिए?
तो तुम कहोगे सर जी रिक्त संबंध, क्या कहोगे, रिक्त संबंध, है ना। तो ये भी हमारा संबंध है, इसको लेट से मैंने R4 नाम दे दिया। वापिस समझ लो, कार्तीय गुणन में भी जोड़े बनते हैं और संबंध में भी जोड़े होते हैं भाई, समझ रहे हो। ये संबंध था, इसके अंदर भी जोड़े हैं, ये भी संबंध है, इसके अंदर भी जोड़े हैं, ये भी संबंध है, इसके अंदर भी जोड़े हैं, ये भी संबंध है, इसके अंदर भी जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं इसके अंदर, 0 जोड़े हैं, 0 जोड़े हैं लेकिन 0 है। बात समझ में आ गई। कार्तीय गुणन में भी जोड़े होते हैं, देखो भाई ये कार्तीय गुणन था, ये भी इसमें भी जोड़े थे, ठीक है। संबंध जो है ना उसके अंदर भी जोड़े होते हैं। फर्क ये है कि जो संबंध है वो कार्तीय गुणन का सबसेट है, संबंध जो है वो कार्तीय गुणन का एक टुकड़ा है, ये फर्क है भाई। याद बात समझ में आ गई, ठीक है। कार्तीय गुणन का कोई भी मैं टुकड़ा ले लूंगा ना वो संबंध है भैया, सीधी बात है, ठीक है। क्लियर यहां तक बात। अब हम बढ़ते हैं फलन पे। फलन क्या होता है, जो संबंध होते हैं ना, जो संबंध होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के संबंधों को हम फलन बोलते हैं भाई। लिख लेते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के, यहां पे लिख रहा हूं भाई, कुछ स्पेशल टाइप के संबंध फलन कहलाते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के संबंध फलन कहलाते हैं। और वो स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल बात क्या है वो समझो। स्पेशल बात ये है कि भैया प्रत्येक प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए। अब कहोगे सर ये क्या आ गया ये है, अभी तक तो ठीक चल रहा था, ये बाप बेटा कहां से आ गया। सुनो भाई, क्या लिखा मैंने, कि प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए। कभी तुमने सुना कि एक बच्चे के दो बाप है ना, समाज में तो होता ही नहीं है, मतलब सभ्य समाज में रहते हो भाई तुम, तो सभ्य समाज में तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो भैया प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए, बस याद रखवाने की ट्रिक है भाई, और कुछ नहीं है। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी अलग टाइप की है, इसलिए ऐसे रटाया जाता है। कई इसको माँ की तरह समझ लेते हैं, फिर मैंने बाप की तरह समझ लिया। देखो भाई, प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो कि मैंने तुमको एक संबंध दे दिया, यहाँ पे मैं एक संबंध दे रहा हूँ तुमको, लेट्स से R1 से नोट कर रहा हूँ। संबंध के अंदर क्या होते हैं भाई, जोड़े। क्या होते हैं संबंध के अंदर, जोड़े होते हैं भाई। लेट्स से कि ये जो संबंध है इसके अंदर ये जोड़े है, 1,3, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, 2,4, ठीक है, और 2,6। कौन से जोड़े हैं, 1,3, 2,4, 2,6, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको है ना एरो डायग्राम से नोट करता हूँ। तुमने याद होगा क्लास 11th में ऐसे अंडे टाइप बनाते थे तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, जो पहले घटक है ना उनको लिख दो यहाँ पे, जैसे 1 1 है ना, 2 2, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 था ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसमें मैं क्या लिखूंगा, जो ये दूसरे घटक है ना इनको लिखूंगा, यानी कि 3 4 और 6, ये लिख दिया। 1 किसके साथ कनेक्टेड है, ये जो 1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 3 के साथ कनेक्टेड है ना। किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ। तो ऐसे तीर मार दूंगा, तीर आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एरो डायग्राम। अच्छा, 2 किसके साथ कनेक्टेड है, तुमको जी 2 जो है वो 4 के साथ भी कनेक्टेड है और 6 के साथ भी कनेक्टेड है ना। तो ये एक संबंध तो है, मैंने बोल दिया कि एक संबंध है, तो संबंध तो है भाई। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि ये संबंध तो है, लेकिन क्या ये फलन है या नहीं है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि ये फलन है या नहीं है, तो तुम कैसे बताओगे, तुम कहोगे जी इसको तो मैं कह दूंगा बच्चे, ठीक है, और इसको मैं कह दूंगा बाप, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस बच्चे के कितने बाप हैं, तुमको जी एक ही बाप है, एक से कनेक्टेड ना। इस बच्चे के कितने बाप हैं, तुमको जी 2 बाप हैं, क्योंकि 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक बच्चे, फलन की डेफिनेशन क्या है कि भाई प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए। लेकिन क्या इस संबंध में ऐसा दिख रहा है तुमको, क्या इस संबंध में एक बच्चे का एक बाप दिख रहा है तुमको, तुमको जी नहीं, यहाँ पे तो एक बच्चे के 2 बाप आ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि भैया ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है, संबंध है लेकिन फलन नहीं है। बात समझ में आ गई। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो कुछ इस प्रकार से है कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और हर एक एलिमेंट केवल एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन इसको ऐसे याद रखना कि भाई हर बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक ही बाप होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं।
ठीक है, अब एक चीज पूछता हूं तुमसे, बताना। जैसे ये दिख तो रहा होगा भाई तुमको, ये जो चीज है ये दिख रही है ना, थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा लेकिन दिख तो रहना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे 2,6 लिखने के बजाय 2,7 लिख देता हूँ भाई। मैं लिख दिया 1,3, 2,4, 2,7। अब क्या ये एक फलन है या नहीं है? हाँ भाई, क्या ये एक फलन है या नहीं है? तुम कहो जी 1 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड है, और 2 जो है 7 के साथ कनेक्टेड है। क्या ये एक फलन है या नहीं है? क्या मैं इसको एक फलन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? दिलकुश, फलन है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि एक बच्चे के 2 बाप हो गए ना भाई, जो कि संभव ही नहीं है, यानी फलन नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसको, अगर एक बच्चे का एक बाप है और हर बच्चे का बाप है तो उसको हम फलन बोलेंगे, अन्यथा हम फलन नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। ऐसे कर दिया बेटा मैंने। अब मुझे बताओ कि ये फलन है या नहीं है, कौन बच्चा बता सकता है ये फलन है या नहीं है? किससे पूछे भाई? दिलकुश से पूछते हैं, इसका हाथ उठेगा नहीं और ये पिटेगा मेरे हाथ से आज। दिलकुश, ब- यस सर। बेटा ये फलन है या नहीं है? फलन सर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक बेटा है तो सर एक ही बाप होना चाहिए, इसमें सर 2 बेटा है तो सर एक ही बाप है। बेटा 2 बेटों के एक बाप नहीं हो सकते। जी सर हो सकते हैं। बता दे सोच के, तुम कितने भाई बहन हो भाई? 2। हाँ तो फिर यार कमाल होगी, तू खुद 2 बच्चे हो तुम, फिर तुम्हें नहीं पता चल रहा। यार 2 बच्चों का एक बाप हो सकता है ना, तो फलन है भैया ये। फलन है सर। समझ गए? ठीक जी है, सर। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, बताइए तू, अब ये फलन है या नहीं है? यस सर, क्यों? क्योंकि सर एक का एक ही है। फलन की डेफिनेशन क्या है? फलन का डिफिनेशन सर है एक एक बेटे का सर एक ही बाप होना चाहिए। बस इतनी डेफिनेशन है? नहीं सर, डिफिनेशन थोड़े है। कहाँ है डेफिनेशन? ये पढ़ तो ले डेफिनेशन, क्या लिखा है मैंने, फलन की डेफिनेशन क्या है? पढ़ियो, क्या लिखा है मैंने? बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक ही होना चाहिए। हाँ, तो क्या ये फलन है? यस सर, क्यों? क्योंकि सर एक ही है। बेटा प्रत्येक बच्चे का भी बाप होना चाहिए ना, मतलब हर बच्चे का बाप होना चाहिए। ये कैसे पैदा हो गया बिना बाप के? समझ रहे हैं? तो प्रत्येक बच्चे का भी बाप होना चाहिए यार। यहाँ तो यही तो लिखी है सर मैंने बात, दोनों बात यही तभी तो लिखी है। प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और हर बच्चे का केवल एक ही बाप होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक ही बाप होना चाहिए, सीधी बात ये जी सर। है ना। रट लेना इस डेफिनेशन को, क्योंकि बाद में फिर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से रटवाई है, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। बात समझ में आ गई? वापिस समझ लो एक बार। देखो, कार्तीय गुणन क्या होता है? 2 सेट के आपने 2 सेट का आपने जोड़े बना दिए, वो कार्तीय गुणन है भाई। ध्यान से सुनना, 2 सेट थे आपके पास, उनसे जोड़े बना दिए, वो कार्तीय गुणन है। संबंध क्या है? ये जो कार्तीय गुणन है ना, इसके जितने उपसमुच्चय होंगे, इसके जितने भी उपसमुच्चय होंगे उसमें से कोई भी उपसमुच्चय उठा लो, वो संबंध है भाई। जैसे इसके 4 उपसमुच्चय बने, इसमें से कोई भी उपसमुच्चय उठा लिया, वो इसका क्या है? संबंध है। ठीक है, संबंध जो है संबंध जो है वो कार्तीय गुणन का एक सबसेट होता है। ये बात बताई। अच्छा, फलन क्या होता है? तुमको जी कुछ कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो फलन कहलाते हैं, है ना। और संबंध में खास बात क्या होनी चाहिए? संबंध में खास बात ये होनी चाहिए कि भैया प्रत्येक बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक ही बाप होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कार्तीय गुणन का, संबंध का, फलन का। ये 11वीं क्लास की सारी राम कहानी थी जो मैंने बता दी। बस समझ में आ गई? अब इसको एक बार नोट कर लो, जैसे मैंने लिखवाया है उसी तरीके से। टाइम लगेगा 2 1 मिनट, लेकिन नोट कर लो, है ना। और ध्यान से देखते देखते नोट करना भाई। हाँ भाई महेश। सर ये मैं लेट आया हूँ थोड़ा, तो सर ये संबंध द्वारा बताना। संबंध जो है ना, जैसे कार्तीय गुणन समझ में आ रहा है तेरे को? जैसे 2 सेट हैं ए हाँ। और बी, तो एक ही ए और बी का अगर मैं जोड़े बना दूं ए से बी में, तो वो कार्तीय गुणन है। ठीक है। संबंध हाँ। क्या होता है? ये जो कार्तीय गुणन है ना, इसके जितने उपसमुच्चय होंगे, हाँ। इसके उपसमुच्चय बना ले। इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चय बनेंगे 4, है ना। ये जो 4 उपसमुच्चय बने ना, अगर तू मान ले इस उपसमुच्चय को उठाएगा, मान ले तूने इसको इसको ले लिया, तो ये क्या एक संबंध है, ये भी क्या एक संबंध है, ये भी क्या एक संबंध है, ये भी क्या एक संबंध है।
ये चारों संबंध है, ये भी संबंध है। अगर मान लो कि कोई तुझसे पूछ ले भाई ये क्या है, तो कहेगा कि ये संबंध है। ये संबंध किसमें है? ए से बी में संबंध है। ठीक है, किसने तुझको ये दे दिया तो तू कहेगा भी ये संबंध है। किसमें संबंध है? ए से बी में संबंध है। बस समझ आ गई। अगर मान लो कि मैंने तेरे को ए क्रॉस बी दे दिया और मैं बोला कि भाई ए क्रॉस बी दे दिया, मैंने कह दिया कि भाई ए से बी में संबंध बता, तो कितने संबंध बना सकता है ए से बी में? सर 2। ए से बी में कितने संबंध बना सकता है? 2 सर। कोई बताना चाहेगा ए से बी में कितने संबंध बन सकते हैं? 4। 4 बन सकते हैं, क्योंकि 4 उपसमुच्चय है ना। ठीक है, समझ में आ हाँ गई सर। ये और चीज। सर ये ऊपर सर ये सी लिखा है, इसका क्या मतलब है सर? ये आर ये सी नहीं है बेटा, ये सबसेट का सिंबल होता है। आर जो है, सबसेट सबसेट मतलब उपसमुच्चय है। आर जो है वो इसका उपसमुच्चय है। आर जो है वो इसका क्या है? उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय तो है। हाँ। ठीक है, ये चीज। सर वो संबंध में आपने रिक्त समुच्चय लिखे, उसमें सर हम फाई लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? फाई। आई? रिक्त समुच्चय को हम आई से डिनोट करते हैं क्या? नहीं नहीं, फाई फाई सर। हाँ, फाई लिख सकते हो। ठीक सर। हाँ भैया अनीश। सर ये जो फलन में आपने एग्जांपल दिया है सर, ये संबंध हो सकता है? हाँ भाई, ये तो ये एक मिनट रुक जा। ये कह रहा है कि भाई ये संबंध है या नहीं है, ये पूछ रहा है ना यस सर। भाई। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये संबंध है तो ऑटोमेटिकली संबंध है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मान ले कि तेरे को लगे भाई मेरे को हमें कैसे पता चलेगा संबंध है या नहीं है, तो वहां पे वो सेट भी देगा तुमको। क्वेश्चन वाला तुमको एक सेट भी देगा। जैसे मान ले कि ए सेट दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सेट दे दिया। ठीक। ठीक है, उसके बाद फिर संबंध देगा। अच्छा एक बात ध्यान से समझो भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें एक सेट मिल जाएगा, जैसे ए सेट मिल गया, एक संबंध दे देगा और कहेगा कि ये जो संबंध है ना वो ए पर संबंध है। क्या बोलेगा? कि ये जो संबंध है वो ए पर संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संबंध है ना वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए निकालना क्या होगा? उसमें अंदर कौन कौन से जोड़े आएंगे अनीश? अगर तू ए क्रॉस ए निकालेगा तो उसके अंदर कौन कौन से जोड़े आएंगे? बोल भाई, अगर बोल सक। जैसे ये ए सेट है, मैं कहता हूं कि ए क्रॉस ए निकाल, तो उसके अंदर कौन कौन से जोड़े बनेंगे? सर जितना एलिमेंट उतना बनेगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एलिमेंट है। हाँ सर। तो ए क्रॉस ए के अंदर कौन सा जोड़ा बनेगा? एक जोड़ा बता दे कोई भी। एक 1,2 1,1 भी बनेगा, 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ऐसे करते करते फिर क्या बनेगा? 2,1 2,2। समझ में आ गई? तो ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं है? हाँ ये सर जो है ना, ए क्रॉस हाँ। ए के तुम सबसेट बनाओगे तो बहुत सारे सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 7 सबसेट बनेंगे। उसमें से ये एक सबसेट पाएगा नहीं पाएगा? जरूर आएगा सर। बिल्कुल आएगा ना। अच्छा आज हाँ। ये बता, अगर मान ले कि इस संबंध के अंदर मैं ऐसे ढाल देता 1,8 भी इसके अंदर ढाल देता, तो क्या ये संबंध जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो सकता था? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता था? सर इसमें 8 है। 8 है नहीं ना। समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं 1,8 को हटा दूं तो ये एक संबंध है, अगर 1,8 को मिला देता तो संबंध नहीं है। संबंध नहीं। ठीक है ना, ये चीज होती है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? आदित्य मिश्रा, पूछना है कि हो गया? पूछना है? बोल भाई। सर अभी आपने बोला कि जो रिक्त संबंध है उसके अंदर हम फाइल लिख सकते हैं। सर उसके अंदर अगर फाइल लिखे तो फिर ना, इसके अंदर एक नोट हो जाएगा। इसके अंदर फाई नहीं लिख सकते। या तो ये लिखो या फिर फाई लिखो, कोई एक चीज लिखो। ठीक है ना, इसके अंदर फाई लिखोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है। हाँ भैया, और किसको पूछना था? मोनू कुमार। सर हम ये बता रहे थे सर, आपने फलन में जो उदाहरण लिखा है 1,3 2,4 2,6, सर ये उदाहरण ये सर फलन है? ये वाली चीज? हाँ हाँ सर। नहीं, ये फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं हाँ है? सर। क्योंकि 2 4 से कनेक्ट है और 2 7 से कनेक्ट है। यहाँ पे 1 3 से कनेक्ट है। ये चीज है ना। तो तू बता हाँ फलन है या सर। नहीं है? सर मुझे तो लग नहीं रहा है ही नहीं, हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि एक बच्चे के 2 पाप क्योंकि है। सर इसमें। हाँ ठीक है, सर। तो ये फलन नहीं है भाई। ठीक है,
चलें भाई आगे, कि और किसी का कोई डाउट है अभी भी? चलो, ये थी भैया 11th क्लास की बात, है ना। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। आ जाओ। अच्छा, 12th क्लास की बात करने से पहले एक दो चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहूँगा। पहले मुझे ये बताओ कि क्या हर संबंध फलन होता है? क्या हर संबंध फलन होता है? नहीं होता, है ना। कुछ स्पेशल टाइप के संबंध फलन होते हैं। स्पेशलिटी क्या होती है उसके अंदर? बोलो। एक बच्चे का एक बाप होना चाहिए और हर बच्चे का बाप होना चाहिए, ठीक है ना। इसको अगर तुम प्रॉपर डेफिनेशन से बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए, बेसिकली ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए ऐसे बता दिया। अच्छा, क्या हर फलन संबंध है या नहीं है? क्या हर फलन संबंध है या नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है। बस यही चीज पूछनी थी। हाँ भाई अर्जुन, कुछ पूछना है क्या? बोल भाई। सर यदि ऐसे कह दें कि जिसमें प्रथम अवयव की पुनरावृत्ति होती है तो सर वो फलन ही होता है। भाई मेरे को पता नहीं क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? सर जैसे एक सेट दिया हुआ है, हम्म। उसमें अंदर अवयव है और उनमें सर प्रथम अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है। भाई थोड़ा हिंदी में बोल ले यार, तू पूरा संस्कृत भाषा ही ठुसा दी तूने। थोड़ा सिंपल भाषा में नहीं, बता दे। देखो हम्म। जैसे आप सेट के अंदर लिखो कोष्टक में 1,2 1,2 और दूसरे में लिखो 2,1। 2,1। तो सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि यदि इसमें प्रथम अवयव की जैसे रिपीटेशन हो रहा है। मतलब एक एक अवयव जो है वो दो से कनेक्टेड है, ऐसे बोल रहा है ना। हम्म लेकिन यहाँ पे दो हम्म अभी तो कनेक्टेड ही नहीं है ना। जैसे जैसे मान ली ये सिर्फ इतना है, लेट से, ठीक है। तो ये फलन है या नहीं है वो कैसे पता करेगा? यहाँ पे 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, हम्म यहाँ पे क्या लिखेगा? 2 लिखेगा, 1 लिखेगा। हम्म 1 किसके साथ हम्म कनेक्टेड है? 2 2 के के साथ, साथ। और 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ। तो फलन है कि नहीं है? और और सर यदि 2,1 की जगह 1, जैसे 2 होता। 2,1 की जगह 1,2 होता, ऐसे हम्म हम्म ऐसे होता। तो भैया सेट, हम्म हमने एक चीज़ पढ़ी थी 11वीं क्लास में कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते। देखिए ये और ये सेम चीज़ है, तो उसको दो बार तो और लिखेंगे, सर एक ही लिखेंगे। 1,3 होता। 1,3 होता तो बता कैसे बताएगा? ऐसे एरो डायग्राम बना तो ले, सर ये तो फलन फलन ही होगा। चेक करते हैं। ऐसे बनाएगा, एरो डायग्राम ऐसे बनाएगा हम्म ना भाई। एक 2 के साथ हम्म कनेक्टेड है, एक 3 के साथ कनेक्टेड है, फलन है या नहीं है? सर फलन है ना। फलन है, पक्का। हाँ। ये बच्चे होते हैं, ये बाप होते हैं, हम्म, तो एक बच्चे के 2 बाप हो सकते हैं? नहीं। समझ रहे हैं? तो है ना, ऐसे हम्म, ऐसे डायरेक्टली बताने के बजाय तुम अगर एरो डायग्राम बना लोगे ना तो आसानी रहती है। बच्चे नहीं बाप सर मैं तो ये कह रहा था क्योंकि ये जो पहला जो एलिमेंट है इसके यदि दोबारा से रिपीटेशन होता है तो फिर वो फलन ही होता है। ये तू पूछ रहा था। एग्जांपल दे के बता बेटा, मेरे को तो ऐसे समझ नहीं आएगा तू कैसे बोल रहा है। सर जैसे एक एग्जांपल लिखो आप। हम्म। 1,2, अगले में 2,3 और अगले उससे अगले में 3,4। बस हाँ सर। और हाँ और एक दूसरा लिखो। दो दो सेट बनाऊं? हाँ क्या कराएगा सर तू? इसमें 1,2, हम्म 1,3 हम्म और 2,4। ठीक है, इसके एरो तो डायग्राम बना ले सर भाई। एरो बिना एरो डायग्राम भाई बनाए भी तो बिना बता सकते हैं ना। मेरे को तो, मैंने तो कभी ऐसे बताया नहीं, क्योंकि मेरे को तो एरो डायग्राम बनाना सही लगता है भाई। होगा क्या पता, हो नहीं भी सर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ ये दूसरा वाला जो समुच्चय बना है इसमें प्रथम अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है ना इसमें। जैसे हाँ, एक एक दोनों में आ रहा है शुरू शुरू अच्छा, में। ठीक है ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये फलन नहीं यदि हो, ऐसे रिपीट ये फलन नहीं होगा, पक्की बात है। क्या बोल रहा है अर्जुन? जैसे इसमें सर जैसे पहले एलिमेंट की पुनरावृत्ति होती है ना। हम्म जैसे इसमें एक का संबंध 2 से भी और एक का 3 से भी है हम्म तो ये फलन होगा तो सही सर। नहीं बेटा, कैसे फलन हो जाएगा? एक का नहीं संबंध, दूसरे वाला ये वाला नहीं वो नीचे नीचे वाला 1,2 1,3 वाला। हाँ ये संबंध है, ये फलन है या नहीं बता? ये सर फलन होगा। पक्का? पक्का। नहीं होगा। तू कनेक्टेड करियो इसको, एरो डायग्राम बनाइए उसका। एक का 2 के साथ कनेक्शन है, एक का 3 के साथ कनेक्शन है, 2 का 4 के साथ कनेक्शन है। हाँ फलन है ये? सर फलन होगा ना। भाई तू है ना दे, पता है क्या है इस चैप्टर में खास बात बताऊं क्या है? इसमें तुम जितना ज्यादा डीपली जाने की कोशिश करोगे ना उतना उलझोगे। जितना बता रहा हूँ ना सिर्फ उतने फोकस रखो भाई, जिंदगी सफल हो जाएगी तुम्हारी। जितना सिंपल बनोगे ना उतना आसान है। सुन मेरी बात, ये बच्चा है, ये बाप है, तो एक बच्चे के 2 हम्म बाप हैं, संभव है ये?
एक बच्चे के नहीं दो है, एक बच्चे के दो बाप हो सकते हैं क्या? नहीं हो नहीं हो सकते। सकते। तो ऐसे मत रट कि भाई अगर पुनरावृत्ति हो रही है, अपनी पुनरावृत्ति क्या क्या कह रहा है भाई, ऐसे मत रट यार। तू जो चीज सिंपल चीज बता रहा हूँ उस पर फोकस रख ले। ठीक समझ है। गया अर्जुन? नहीं ठीक है, अच्छी बात है तू पूछ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बाकी बच्चों का तो डाउट क्लियर हुआ। मेरे को लगा कि यार मैं कैसे नहीं जान रहा हूँ, ये बच्चा क्या बोल रहा है, मेरे को क्यों नहीं पता है? मास्टर जी को पता है, हमें हमें नहीं पता। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने अभी देख लिया कि कार्तीय गुणन, संबंध और फलन, इन ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो हमने देख लिया, है ना। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। इसके अंदर हम बात करेंगे संबंधों के प्रकार की। लिख लो साथ साथ, संबंधों के प्रकार। और जो मैं लिखवाऊंगा ना इसको याद रखना। अब अगर याद रखने वाली चीज नहीं होती ना तो मैं भी खुद देख के लिखता, लेकिन ये याद रखने वाली चीज है इसलिए मैं नहीं देख के लिख रहा हूं। संबंधों के प्रकार लिख लो। देखो, संबंधों के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं भाई, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 4 प्रकार हैं। पहला है सौतुल्य संबंध। डेफिनेशन लिखो उसकी। कोई संबंध आर ए पर सौतुल्य संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर ए पर सौतुल्य संबंध कहलाता है यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए बिलोंग्स टू संबंध। लिख लो, उसका मतलब बताता हूं। देखो क्या कहा मैंने, कोई संबंध है आर, ठीक है, वो ए पर सौतुल्य संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैंने ए सेट दे दिया तुमको ये, ठीक है, और मैंने एक संबंध दे दिया आर, और मैं कह रहा हूं कि ये जो संबंध है ना वो ए पर संबंध है। ये मैंने तुमको एक सेट दिया ए, ये एक संबंध दे दिया, मैंने कह दिया कि ये जो संबंध है ना वो ए सेट पर है, ये जो संबंध है वो ए पर है। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट तुमको दिख रहे चाहे एक एक हो एक दो हो, वो ए से बिलोंग करेगा। क्या इसके अंदर, इस संबंध के अंदर 1,4 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। जितने भी एलिमेंट लिखे उसके 2 घटक है ना, ये दोनों के दोनों घटक इससे बिलोंग करेंगे ही करेंगे अगर ये संबंध ए पर है तो। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया जैसे ये ए सेट है, ये मैंने इसमें संबंध दे दिया, इसको लेट से R1 बोल देता हूं। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेगा कि क्या R1 समतुल्य है या नहीं है, क्या R1 समतुल्य है या नहीं है। तो तुम कैसे बताओगे? तुम आना समतुल्य संबंध की डेफिनेशन याद रखोगे। समतुल्य संबंध की डेफिनेशन क्या है? आपको सर समतुल्य संबंध की डेफिनेशन है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए, हर एलिमेंट का। ये जो उल्टा ए लिखा है ना इसका मतलब फॉर ऑल। क्या मतलब होता है इसका? फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, ए सेट के अंदर 1 दिख रहा है तुमको? क्या संबंध में 1,1 दिख रहा है? दिख रहा है ना, गर्दन हिला दे। ए सेट के अंदर 2 दिख रहा है, संबंध के अंदर 2,2 दिख रहा है। ए सेट के अंदर 3 दिख रहा है, संबंध के अंदर 3,3 दिख रहा है। नहीं दिख रहा। तो क्या ये संबंध समतुल्य है? तुम कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर ए जो ए सेट के अंदर बिलोंग करता है उसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए भाई, प्रत्येक का होना चाहिए। फॉर ऑल लिख दिया मतलब कि प्रत्येक का। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछता हूं, एक संबंध और दे दिया मैंने तुमको। दिलकुश, क्या ये संबंध समतुल्य है या नहीं है? जी सर, क्यों समतुल्य है? क्योंकि सर सबका जोड़ा सेम है, एक एक का एक ही है, दो दो का दो है, तीन तीन का तीन है। क्योंकि ए सेट के अंदर, ऐसे बोला कर, क्योंकि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए ये जो संबंध है वो समतुल्य है। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज लिखी है इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फॉर ऑल। लिख लिया तूने ना? इसका मतलब होता है बेटा फॉर ऑल। क्या मतलब होता है? फॉर ऑल, यानी कि हर एलिमेंट जो ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना उसका खुद से खुद का जोड़ा किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए?
रिलेशन के अंदर। रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज बता, तो ये तो संबंध है, तू बता दिया है ना। अच्छा अब ये बता कि ये संबंध है या नहीं है, संबंध नहीं, ये समतुल्य संबंध है या नहीं है, ये बता। संबंध तो है, ऑब्वियस सी बात है। ये समतुल्य संबंध है या नहीं है? नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1/3 का सर इसमें आ गया। लेकिन मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैंने कहा है कि भैया हमें डेफिनेशन को ध्यान रखना है बेटा। डेफिनेशन में लिखा है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए, उससे फालतू कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। इस संबंध के अंदर खुद से खुद का जोड़ा दिख रहा है तेरे को, हर एलिमेंट का जी सर। दिख रहा है ना, उसके आगे कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो समतुल्य संबंध है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ये समतुल्य संबंध है या नहीं है? नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर 3 का नहीं है। हाँ, 3 का खुद से खुद का जोड़ा इस संबंध के अंदर नहीं है भाई। हर एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए, तभी वो समतुल्य संबंध कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। सिंपल, क्लियर बात, ठीक है। तो ये समतुल्य संबंध की डेफिनेशन है, इसको रट लेना, ये डेफिनेशन रटने वाली होती है भाई। इसको लिख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो भाई। सर एक बार इसका डेफिनेशन जरा फिर से बताइए। इसका डेफिनेशन लिख लिख समझाऊं क्या वापिस से? हाँ समझाइए। देख बेटा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए सेट के अंदर जितने भी ए हैं, यहाँ पे ए का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए, तभी वो समतुल्य संबंध है। चलो भैया आगे चलते हैं। समतुल्य संबंध हो गया ना, 4 प्रकार हैं इसके। दूसरा देखो, दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध डेफिनेशन है, इनको रट लेना। कभी तुम कह दो कि जी सम्मित संबंध की डेफिनेशन यही क्यों है, इसका कोई रीजन नहीं होता, डेफिनेशन है, रटो इसको। सम्मित संबंध, कोई संबंध, लिखो कोई संबंध आर ए पर सम्मित संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर ए पर सम्मित संबंध कहलाता है यदि, सामने देखो अब, यदि फॉर ऑल जोड़े बिलोंग्स टू संबंध, संबंध के अंदर जितने भी जोड़े हैं ना उन सबका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। संबंध के अंदर जितने भी जोड़े हैं उन सबका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, समझो। जैसे मान लो कि एक सेट है ए, और मैंने कह दिया कि भाई एक संबंध है जो कि ए सेट पर है। ए सेट पर संबंध है, इसका मतलब यह है कि जो भी मैं एलिमेंट यहाँ पे लिखूंगा ना वो सारे सारे ए से बिलोंग करेंगे, है ना, ऐसे समझ लो, ध्यान, दिक्कत नहीं आएगी तुमको। जैसे मान लो कि इस संबंध के अंदर क्या होते हैं बेटा, जोड़े। संबंध के अंदर क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक जोड़ा ये लिख दिया, बस इतना ले लो, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या ये संबंध सम्मित संबंध है या नहीं है? तुम कैसे बताओगे? तुम कहो जी डेफिनेशन याद रखेंगे। डेफिनेशन में आपने लिखवाया था कि जितने भी जोड़े संबंध के अंदर बिलोंग करते हैं उन सबका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। जैसे 1,1 है, अगर तुम इसका उल्टा कर दो, पलटना इसको, इसको पलटोगे तो 1,1 आएगा। क्या 1,1 तुमको इसके अंदर दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, यही तो है। अरे इसका उल्टा ये खुद ही तो है। अच्छा ये इसको पकड़ो तुम, 1,2 है, इसका उल्टा करना 2,1। क्या 2,1 इसके अंदर दिख रहा है? दिख रहा है, यानी कि इसका उल्टा भी है भाई इसके अंदर, है ना। अच्छा इसको पकड़ो तुम, क्या इसका उल्टा इस संबंध के अंदर है? क्या इसका उल्टा इस संबंध के अंदर है दिलकुश? ठीक है भाई। क्या इसका उल्टा इस संबंध के अंदर है? ठीक है। क्या इसका उल्टा इसके संबंध के अंदर है? तो ये सम्मित संबंध कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो ये सम्मित संबंध की परिभाषा, ठीक है। एक चीज और पूछता हूं भाई, ये सम्मित संबंध है या नहीं है? सोचो और बताओ, ये सम्मित संबंध है या नहीं है? कौन कौन कहता है कि सम्मित संबंध है? सोच लो, देख लो अच्छी तरह से, उंगली तोड़ दूंगा अगर तुमने गलत बोल दिया तो। आदित्य की उंगली बचेगी भाई मुझे लगता है, बाकी सबकी उंगली टूटेगी। अरे खुद पे विश्वास रखो भाई, मैं कुछ भी बोल दूं गलत सलत की तुम्हारे क्या मतलब है? ये सम्मित संबंध है नहीं बेटा आदित्य मिश्रा?
आदित्य मिश्रा हाथ क्यों नीचे कर रहा है भाई? बाकी सबने तो ठीक बोला, आदित्य मिश्रा क्यों गलत बता रहा है? क्या आदित्य, सर? ये सम्मित संबंध है या नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें उनका उल्टा नहीं दिया। बेटा हर चीज का उल्टा है, यहाँ पे देख ध्यान से। इस जोड़े का उल्टा क्या इस संबंध के अंदर है या नहीं है? अच्छा सर है। अच्छा सर, अब याद आ गया। इसका भी है, इसका भी है, तो ये सम्मित संबंध है। अच्छा मुझे बताइए, समतुल्य है या नहीं है? यस सर है। समतुल्य संबंध की परिभाषा क्या थी? सर समतुल्य। बिना देखे बताना बेटा, ऐसे तो सर सब। जो प्रत्येक एलिमेंट होता है। किसके अंदर? नहीं सर देखा नहीं सर, जो प्रत्येक एलिमेंट समतुल्य के। नहीं वो तो है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर होता है? समतुल्य के अंदर तो बता चल। रिलेशन के अंदर। नहीं कौन डेफिनेशन बताना चाहेगा? समतुल्य संबंध की डेफिनेशन क्या थी? मुजम्मिल, मुजम्मिल कहाँ है भाई तू? हाँ भाई। सर ऐसा ऐसा संबंध जिसमें सभी जो अव्यय हैं उनके समान मान होने चाहिए, जैसे ए कॉमा ए होने चाहिए। सभी अवयव किसके? सभी अवयव? सर एक है। हाँ एक ये है पूछना जिसमें चाह रहा था, ये निकलेंगे। डिफरेंस है भाई इसके अंदर। समतुल्य संबंध में क्या होता है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उनका खुद से खुद का जोड़ा किसके अंदर होना चाहिए? मुजम्मिल। उसके क्या कहते हैं, रिलेशन के अंदर। हाँ, और सम्मित की डेफिनेशन क्या है कि जितने भी जोड़े संबंध के अंदर हैं उनका खुद उसके उनका व्युत्क्रम उल्टा होने चाहिए। उसके अंदर होना हाँ चाहिए। उल्टा। ठीक है, याद रखना, मतलब दिमाग में आना चाहिए, ऐसे याद रख लो इसको। समझ में आ गई? म्यूट हो जा बेटा। चलो एक चीज और पूछ लेते हैं बस, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। ये सम्मित संबंध है या नहीं है? कौन कौन मना कर रहा है? हैंड रेज करना एक बार। ये सम्मित संबंध है या नहीं है भाई? सचिन, ये सम्मित संबंध है या नहीं बेटा? चलो ये सम्मित संबंध नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि यार 1,2 है, इसका उल्टा इसके अंदर है, तुमको दिख रहा है कहीं पे? नहीं है, तो सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, ये तो था ही अपना। तो सम्मित संबंध की परिभाषा ये है, इसको लिख लो एक बार। इसको रटना पड़ेगा बेटा, परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब जनरल टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी वहां पे। तीसरा संबंध है तुम्हारा समतुल्य सम्मित संक्रामक। संक्रामक संबंध सुन लो पहले, उसके बाद लिखना बेटा। कोई संबंध आर, कोई संबंध आर ए पर कहो या ए में कहो, बात एक बेटा। कोई संबंध आर ए पर संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू संबंध और बी कोमा सी बिलोंग्स टू संबंध, तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू संबंध होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने भाई? कोई भी संबंध आर है वो ए पर संक्रामक संबंध कहलाएगा। कब? जब उस संबंध के अंदर अगर मान लो ए कोमा बी है ना, और उस संबंध के अंदर बी कोमा सी भी मिल जाए। ए कोमा बी मिल गया, बी कोमा सी मिल गया, है ना। अगर ये दोनों मिल गए तो तुम्हें ढूंढना है ए कोमा सी। तुम्हें क्या ढूंढना है? ए कोमा सी। अगर ए कोमा सी भी इसके अंदर मिल गया तो ये क्या है? संक्रामक संबंध है। बस समझ आ गई? अगर किसी संबंध के अंदर ए कोमा बी मिल जाए, बी कोमा सी मिल जाए, ठीक है, तो तुम्हें उसके बाद क्या ढूंढना है? ए कोमा सी को ढूंढना है। अगर ए कोमा सी भी संबंध के अंदर मिल गया तो वो संक्रामक संबंध है। अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर अगर मान लो कि लेट्स से कि ये नहीं मिले, तब वो क्या होगा? तब भी वो संक्रामक होगा। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वापस समझो। अगर ए कोमा बी, बी कोमा सी तुम्हें मिल गए, तब तो तुम्हें ए कोमा सी ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो अपना संक्रामक संबंध। लेकिन अगर मान लो ये नहीं मिले तुमको, तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाएगा। ये इसकी परिभाषा है भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना, है ना। ये गणितीय विवेचन करके एक चैप्टर आया था क्लास 11th में, उसके अंदर ये चीज बताई जाती थी कि अगर कोई ये इफ एंड देन वाली कंडीशन है, इफ ये देन ये, अगर ये हुआ तो ये देखना है, अगर ये नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली संक्रामक बनेगा। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में जो चीज लिखी जाती है ना, उसका एक मतलब होता है। ये परिभाषा है ना, इसका एक मतलब है भाई।
ये इफ देन वाली सिचुएशन कहलाती है। अगर ये चीज हुई ना तब तो आपको ये देखना है, अगर ये चीज हुई नहीं, ये चीज मिली नहीं, तो भाई ऑटोमेटिक संक्रामक बनेगा, तब आप इसको ऑटोमेटिकली ही संक्रामक बोलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इस सेट पे मैंने एक संबंध दे दिया R1 और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 2 3 3 1 ऐसे। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है या नहीं है, तो कैसे बताओगे? आपको सर हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कि अगर किसी संबंध में a, b मिल जाए और b, c मिल जाए तो हमें चेक करना है कि उस संबंध में a, c है या नहीं है। ठीक है, अगर ये मिल गया तो संक्रामक है। अगर मान लो कि किसी संबंध में a, b, c मिला ही नहीं तुमको, अगर ये नहीं मिला ना तुमको, तो तुम्हें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इसको बोल देना कि वो संक्रामक है। अब कैसे करना है वो समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले इस जोड़े को लेते हैं, है ना, हर जोड़े को चेक करना होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर सारे जोड़े टेस्ट में पास हो गए ना तब तो ये संक्रामक है। अगर कोई एक भी जोड़ा टेस्ट में फेल हो गया तो संक्रामक नहीं है। कैसे टेस्ट चेक करना है समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको पकड़ लो आप, ये जोड़ा क्या है? ये है जी हमारा 1 2, है ना। अब ये जोड़ा कहाँ पे खत्म हो रहा है? 2 पे खत्म हो रहा है। अब तुम देखो कि कोई जोड़ा है जो 2 से शुरू हो रहा हो, कोई इसमें इस संबंध में कोई ऐसा जोड़ा है जो 2 से शुरू हो रहा हो, तो आप कहेंगे सर इस संबंध में ये वाला जोड़ा ऐसा है जो 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये ए बी हो गया हमारा और ये हमारा बी सी हो गया। ठीक है ना, हमें सबसे पहले देखना है कि संबंध में ए बी बी सी है या नहीं है। अगर ए बी बी सी मिल गया तब हमें ए सी की तलाश करनी है। ए सी मतलब 1 3 की। ठीक है ना, वापस समझो, हमने सबसे पहले इस जोड़े को पकड़ा, ये जोड़ा 2 पे खत्म हो रहा था, तो आपको देखना है कि इस संबंध में कोई जोड़ा ऐसा है जो 2 से शुरू हो रहा है, तो आपका आंसर है ये रहा, ये जोड़ा ऐसा है जो 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये अगर ए बी है तो ये हमारा बी सी बन गया। अगर ये बी सी बन गया ना तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 1 3। तो आपको देखना है कि इस संबंध में ए सी है, ए सी मतलब 1 3 है कहीं पर, तो आपका आंसर 1 3 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जोड़ा है ना ये टेस्ट में फेल हो गया। और अगर एक भी जोड़ा टेस्ट में फेल हो गया ना तो ये संबंध भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, यानी कि ये संबंध संक्रामक नहीं है। समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरीके का संबंध है, 1 2 2 3 1 3 3 1। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये संबंध संक्रामक है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? हर एक जोड़े को आपको चेक करना है। अगर हर एक जोड़ा टेस्ट में पास हुआ तो संक्रामक, अगर कोई भी ऐसा जोड़ा मिल गया जो टेस्ट में फेल हो गया तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। कैसे चेक करेंगे समझो। सबसे पहले मैं इस जोड़े को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 2 है, तो अब आपको तलाश करनी है एक ऐसे जोड़े की जो 2 से शुरू हो रहा हो। अब आपको तलाश करनी है एक ऐसे जोड़े की जो 2 से शुरू हो रहा हो। 2 से शुरू होने वाला जोड़ा कौन सा है? तो आपके आंसर 2 से शुरू होने वाला जोड़ा ये है। ठीक है, अच्छा जी, ये मिल गया। अब ए भी हमें मिल गया, बी सी हमें मिल गया। ए बी बी सी मिल जाए ना तो आपको ए सी की तलाश करनी है। ए सी माने 1 3। आपको ये देखना है कि कहीं पर आपको 1 3 दिख रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा 1 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो जोड़ा है ना ये टेस्ट में पास हो गया, ये पास हो गया। अब आपको इस जोड़े को देखना है कि ये पास होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, 2 3 यहाँ पे लिखा है, तो अब आपको ऐसे जोड़े की तलाश करनी है जो 3 से शुरू हो रहा हो, तो आपका आंसर 3 से शुरू होने वाला जोड़ा ये है। ठीक है, तो अगर ए बी इसको बोल दूंगा तो बी सी ये हो जाएगा। उस हिसाब से ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 2 1। अब आप देखो कि 2 1 कहीं पर दिख रहा है, तो आपका आंसर 2 1 कहीं पर हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो जोड़ा है ना ये टेस्ट में फेल हो गया। ये अगर फेल हो गया ना तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संबंध भी फेल हो जाएगा, यानी कि ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हें मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, ये दे दिया मान लो। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो संबंध है वो संक्रामक है या नहीं है। सबसे पहले इस जोड़े को पढ़ लो। संक्रामक संबंध चेक करना है ना तो हर एक जोड़े को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर हर एक जोड़ा अगर आपका टेस्ट में फेल हो गया, अगर हर एक जोड़ा आपका टेस्ट में पास हो गया तब तो संक्रामक। अगर कोई एक भी जोड़ा फेल हो गया ना तो पूरा का पूरा संक्रामक टेस्ट। अगर हर एक जोड़ा टेस्ट में पास हो गया तब तो वो संक्रामक। अगर कोई एक भी जोड़ा फेल हो गया ना तो वो संक्रामक नहीं है। सिंपल। तो इसको चेक करते पहले। तो यहाँ लिखा है 1 2, तो आपको किसकी तलाश करनी है? 2 से शुरू होने वाले की तलाश करनी है। अब 2 से शुरू होने वाले कितने हैं? तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो एक बार इसको ले लो तुम। अगर तुम इसको लोगे तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 1 3। ठीक है, 1 3 है कहीं पर दिख रहा है तुमको 1 3? तो आपको आंसर बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा 1 3। यानी कि इसने आधा टेस्ट पास कर लिया, आधा। पूरा टेस्ट पास नहीं किया, आधा टेस्ट पास किया। अभी आधा कैसे सर जी? क्योंकि भैया 2 से शुरू होने वाला तुमने इसको चुना,
लेकिन 2 से शुरू होने वाला तो ये भी था, तुम इसको ही चुन सकते थे, तो इसको भी चुनना पड़ेगा तुमको, तो इसको चुन लो एक बार, 2 से शुरू होने वाले को इसको चुन लिया, ठीक है। तो अगर ये ए बी है तो अगर तुम इसको चुनोगे तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ना। तो ए सी की तलाश करनी है तुमको, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा जी 1,1। अब देखो कि 1,1 है यहाँ पे कहीं पे, तो आप कहेंगे सर 1,1 नहीं है, 1,1 नहीं है, यानी कि इसका टेस्ट फेल हो गया। समझ रहे हो, वापस समझो, अगर मैं ए बी इसको लूँ और बी सी इसको मान लूँ तब तो टेस्ट पास हो रहा था, लेकिन अगर ए बी इसको लूँ और बी सी मैं इसको लूँ तब टेस्ट फेल हो रहा है। अगर टेस्ट में अगर एक भी जोड़ा फेल हो गया ना, एक भी जोड़ा फेल हो गया तो पूरा पूरा संक्रामक टेस्ट फेल, यानी कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जोड़ा ये ले लिया, एक जोड़ा ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ऐसे ले लिया ऐसे। अब चेक करते हैं, सबसे पहले इस जोड़े को ले लो, उठा लो, इसको उठा लिया। अब ए बी अगर इसको बोलोगे तो बी सी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला सर जी ये है, तो बी से हमारा ही हो गया। तो ए सी की हमें तलाश करनी है, ए सी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए सी हो जाएगा 1,3। आप देखो कि 1,3 कहीं पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये मिल रहा है 1,3, यानी कि ये टेस्ट में पास हो गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं टेस्ट में पास होगा नहीं होगा। 2,3 3 से शुरू होने वाला देखना, तो आप कहेंगे सर ये है जी, तो 3 से शुरू होने वाला ये है, तो फिर आपको किसकी तलाश करनी है, 2,1 की। 2,1 कहीं पे दिख रहा है, तो हमको सर नहीं दिख रहा है, यानी कि टेस्ट में फेल हो गया। ये टेस्ट में फेल हो गया तो ये संबंध भी फेल हो गया, यानी कि ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे इसको समझाने के लिए अच्छी तरह से। इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको उठा लो पहले। 1,2 यहाँ पे दिख रहा है, अब 2 से शुरू होने वाला देखना है, यानी कि 2,3 दिख गया हमें, तो हमें ए सी को देखना है, 1,3 को। 1,3 दिख रहा है तुमको, आपको इनसे दिख रहा है, यानी कि टेस्ट में पास। इसकी बात करते हैं, 1,3 3 से 16 देखना है, 3 से 16 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर जी, यानी कि अब आपको 2,2 की तलाश करनी है। 2,2 दिख रहा है आपको, ये आपको सर 2,2 नहीं दिख रहा, यानी कि टेस्ट में फेल। ये टेस्ट में फेल तो ये भी टेस्ट में फेल। सारे पास होंगे तो टेस्ट पास होगा, अगर सारे फेल होंगे तो अगर सारे पास होंगे तो पास होगा, अगर कोई एक भी फेल हो गया ना तो पूरा टेस्ट फेल, सीधी बात। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये बताओ ये हमारा संक्रामक संबंध है या नहीं है, ये हमारा संक्रामक संबंध है या नहीं, बताओ। सबसे पहले आप एक जोड़ा उठा लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि संक्रामक संबंध अगर आपको चेक करना है कि संक्रामक संबंध है या नहीं है, तो आप हर एक जोड़े को चेक करते हैं, है ना। अगर हर एक जोड़ा टेस्ट में पास हो गया तो संक्रामक, अगर कोई एक जोड़ा भी ऐसा मिल गया जो टेस्ट में फेल हो गया तो वो संक्रामक नहीं है। तो इसको उठा लेते हैं लेट से, ठीक है। अगर तुम इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया तुमने, ठीक है, तो तुम्हें किससे स्टार्ट होने वाला जोड़ा देखना है, तो हम कहोगे सर हमें 1 से स्टार्ट होने वाला जोड़ा देखना है। 1 से स्टार्ट होने वाला जोड़ा कोई दिख रहा है यहाँ पे, आप कहें सर 1 से स्टार्ट होने वाला जोड़ा यही है, ठीक है। यानी ए बी भी हमारा ये बन गया और बी सी भी हमारा ये बन गया, ए बी और बी सी तुमको मिल गए। अगर ए बी बी सी मिल गए तो तुम्हें ए सी की तलाश करनी है। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इस हिसाब से हो जाएगा 1,1, समझ रहे हो। ए बी तुम्हारा 1,1 है, बी सी भी तुम्हारा 1,1 है, तो उस हिसाब से ए सी क्या हो जाएगा 1,1। अब मुझे बताओ कि इस संबंध में कहीं पर तुम्हें 1,1 दिख रहा है, तुमको सर जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर दिया, क्योंकि ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया। तीनों ये सेम ही है लेकिन मिल तो गए ना, ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया, ठीक है। तो यानी कि इस जोड़े ने टेस्ट को पास कर लिया। सेम चीज़ के साथ अगर मैं इसको ए बी बोल दूँ तो मुझे किसकी तलाश करनी है, 2 से शुरू होने वाले की तलाश करनी है। 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, आप 2 से शुरू होने वाला यही है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा जी 2,2, ए सी हमारा क्या हो जाएगा 2,2, क्योंकि ए बी भी 2,2 है, बी सी भी 2,2 है, तो ए सी क्या हो जाएगा 2,2 ही तो होगा। अब मुझे बताओ कि इस संबंध में कहीं पर तुम्हें 2,2 दिख रहा है, आप मुझसे बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि इस जोड़े ने भी टेस्ट को पास कर दिया। अब सेम चीज़ के साथ करो तो ये जोड़ा भी टेस्ट को पास करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर संबंध के अंदर दोनों घटक सेम है ना, तो वो वाला जोड़ा संक्रामक वाले टेस्ट को पास करता ही करता है। तो चाहे तो तुम उसको हटा दोगे ना, अगर तुम मान लो कि तुम्हें बड़ा संबंध दे रखा है, तुम उसको छोटा बनाना चाहते हो संक्रामक टेस्ट करने के लिए, तो जो सेम वाले हैं ना उनको चाहे हटा देना, क्योंकि ये तो हमेशा टेस्ट पास करेंगे, ये तो टेस्ट पास करने ही करने हैं इनको, ठीक है ना। अच्छा जी, और क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आएगा। अगर ये नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं है, और देता हूँ। लेट्स से इसको देखो तुम 1,1 1,2 2,1 3,1 3,2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले तुम इस जोड़े को चेक करोगे कि क्या ये टेस्ट पास करता है कि नहीं करता। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो सेम वाले घटक होते हैं ना वो टेस्ट को पास करेंगे, संक्रामक संबंध वाले टेस्ट को पास करेंगे, क्योंकि ए बी अगर इसको मानोगे तो बी सी क्या होगा,
एक से स्टार्ट होने वाला, एक से स्टार्ट होने वाला इसी को लोगे तो AC भी क्या होगा, यही होगा। तो ये तो टेस्ट पास करेगा। तो जो सेम है ना उसके ऊपर तो पहले टिक मार दो, क्योंकि वो तो टेस्ट पास करेंगे, यानी कि 1,1 ने टेस्ट पास करना है, तो इसको पहले टिक मार दिया। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो 2 से शुरू होने वाला चेक करना है मुझे। 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये है। ठीक है, तो AB मिल गया, BC मिल गया। अब हमें AC की तलाश करनी है। AC क्या है, 1,1। 1,1 है नहीं है, आपके आंसर बिल्कुल है, यानी कि इसने भी टेस्ट पास कर लिया। अब इसकी बात करते हैं। अब मुझे किसकी तलाश करनी है, 1 से शुरू होने वाले की तलाश करनी है। 1 से शुरू होने वाला तलाश करें। 1 से शुरू होने वाला कौन सा है, आपका आंसर 1 से शुरू होने वाला ये भी है जी, ये भी है ना। अगर तुम इसको लोगे तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा जी 2,1। अगर AB इसको लोगे, BC इसको लोगे तो AC क्या हो जाएगा, एक AB इसको लोगे, BC इसको लोगे तो AC क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा जी 2,1। क्या हो जाएगा, 2,1। ठीक है, अच्छा 2,1 कहीं पर दिख रहा है तुमको, यहाँ पे तुमको जी 2,1, हाँ जी ये रहा। यानी कि इसने जो है वो आधा टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि अगर तुम इसको लेते 2,1, 1,2, अगर तुम इसको लेते तो क्या होता, तो ये होता जी हमारे पास 2,2 की जरूरत होती। क्या 2,2 दिख रहा है यहाँ पे तुमको, सिर्फ नहीं, यानी कि इसका टेस्ट फेल हो गया। वापस समझो, तुमने इसके लिए इसको चेक करना है कि टेस्ट में पास होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करोगे, इसको तुमने AB बोल दिया। अब तुम्हें चेक करना है कि 1 से शुरू वाला कौन सा है। तुमने कहा जी 1 से शुरू वाला ये भी है, ये भी है। अगर तुम इसको लेते हो तब तो ये टेस्ट पास कर रहा था, लेकिन अगर तुम इसको ले रहे हो तो टेस्ट फेल हो रहा है। कैसे फेल हो रहा है, क्योंकि अगर तुम इसको लोगे तो तुम्हारा AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा जी हमारे पास 2,2। अगर इसको तुमने AB बोला, ये BC हो गया, तो AC हमारे पास क्या हो गया, 2,2 हो गया ना। अब 2,2 कहीं पे दिख रहा है तुमको, यहाँ पे तुमको उसे नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका टेस्ट फेल, इसने टेस्ट फेल कर दिया। इसने टेस्ट फेल कर दिया तो पूरे संबंध का टेस्ट फेल, यानी कि ये जो हमारा संबंध है ना वो संक्रामक नहीं है। समझ में आया। और क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिएगा आप, 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 2,3। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि भैया ये संक्रामक संबंध है नहीं है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये जो सेम बन रहे हैं ना, ऐसे जोड़े जिसमें पहला घटक दूसरा घटक सेम है, उस पर पहले टिक मार दो। ये तो संक्रामक संबंध होंगे ही होंगे। इन्होंने संक्रामक को टेस्ट कर दिया, टेस्ट पास कर लिया इन्होंने, तो है ना। बस इसको चेक कर लो आप, ये ट्रिक है बस। कैसे चेक करोगे, तो ये 1,3 है। अब आपको चेक करना है कि 3 से शुरू होने वाला कौन सा है, तो हमको सर 3 से शुरू होने वाला ऐसा जी ये है ना। अब 3 से शुरू होने वाला ये है ना। अब आपको टेस्ट करना है AC को। AC क्या हो जाएगा, अगर AB ये है, BC ये है, तो AC क्या हो जाएगा उस हिसाब से। तो आपका आंसर AC हो जाएगा 1,3। 1,3 कहीं पे दिख रहा है तुमको सर दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा, यानी कि इसने टेस्ट पास कर लिया। अब इसको देखो 2,3, 3 से शुरू होने वाला देखना कौन सा है, तुमको सर 3 से शुरू होने वाला ये है जी, है ना। अच्छा, अगर 3 से शुरू होने वाला इसको लोगे तो AB ये, BC ये, उस हिसाब से AC क्या हो जाएगा 2,3। क्या तुम्हें 2,3 कहीं पे दिख रहा है, आपको आंसर बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, यानी कि इसने भी टेस्ट पास कर लिया, यानी कि सारों ने टेस्ट पास कर लिया, सारों ने टेस्ट पास कर लिया, तो मतलब कि ये संबंध हमारा संक्रामक है। बस मैं आगे एक क्वेश्चन देता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये संक्रामक संबंध है नहीं है। तो आपको आंसर संक्रामक संबंध की डेफिनेशन लिखवाई थी कि हम सबसे पहले AB और BC को ढूंढते हैं। अगर AB BC मिल गया तो AC को ढूंढा जाता है, लेकिन अगर मान लो कि AB BC नहीं मिला तुमको, तो वो संक्रामक ऑटोमेटिकली होता ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। देखो AB अगर तुम इसको मानोगे तो तुम्हें BC को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन BC मिला ही नहीं। अगर AB BC नहीं मिला तुमको, तो तुम्हें AC को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली संक्रामक हो जाएगा। बस मैं आगे एक क्वेश्चन हो देता हूँ। अब ये तो संक्रामक है नहीं है, तो हर सेट को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसके ऊपर टिक मार दो पहले ही, क्योंकि इसने तो टेस्ट पास कर लिया। अगर सेम घटक है ना, पहला घटक दूसरा घटक सेम है, तो वो संक्रामक संबंध वाले टेस्ट को पास करेगा। तो इसके ऊपर पहले टिक मार दो, बस इस पर चेक कर लो तुम। जैसे 1,3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3,1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम चेक करो 1,3 ये हो गया, 3,1 हो गया, AB और BC हो गया, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा जी 1,1। क्या 1,1 है यहाँ पे, तो आपको से बिल्कुल है, यानी कि इसने टेस्ट पास कर लिया। अब इसको देखते हैं 3,1, 1 से शुरू होने वाला देखना, 1 से शुरू होने वाला सर जी ये भी है, ये भी है, एक बार इसको लेना पड़ेगा, एक बार इसको लेना पड़ेगा। अगर तुम इसको लोगे 1 से शुरू होने वाले को, अगर तुम इसको लेते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर जी ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं 1 से शुरू होने वाला इसको लेता हूँ तो हमें AC की जरूरत पड़ेगी 3,3 की। क्या 3,3 है यहाँ पे, आपको सर नहीं, यानी कि टेस्ट फेल हो गया। समझ रहे हो। अगर तुम इसको AB मानते हो तो तुम्हें BC की तलाश करनी थी, BC हो गया जी हमारे पास ये, है ना। AB तुमने इसको माना, BC तुम्हारे पास क्या हो गया ये, तो AC तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, AC माने 3,3 ढूंढना पड़ेगा। 3,3 कहीं पे दिख रहा है तुमको सर नहीं दिख रहा, यानी कि टेस्ट में फेल हो गया। ये टेस्ट में फेल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया हमारा ये टेस्ट में फेल हो गया ना, तो पूरा संबंध जो है वो टेस्ट में फेल हो गया, यानी कि ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लो बस। ये बताओ भाई, ये संक्रामक संबंध है नहीं है, आपको उसे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसके ऊपर तो पहले टिक मार दो, क्योंकि ये तो संक्रामक होगा, इसने तो टेस्ट पास कर लिया, पहले ही पास कर लिया इसने तो। बस इसको देख लो तुम, जैसे 1,3 है,
3 से स्टार्ट वाला देखना है तुमको। 3 से स्टार्ट वाला ये है 3,1, तो तुम्हें अब किसकी तलाश करनी है? तुम्हें तलाश करनी है 1,1 की। क्या 1,1 यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे? तुमको सर जी इस संबंध में 1,1 कहीं पे दिख नहीं रहा, यानी कि इसने टेस्ट फाइल कर दिया, इसने टेस्ट फाइल कर दिया तो इसने भी टेस्ट फाइल कर दिया, ठीक है, यानी कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि संक्रामक संबंध कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। रिकैप कर देता हूँ। संबंध में पहले देखो कि ए बी बी सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ए बी बी सी मिल गया ना तो तुम्हें ए सी की तलाश करनी है, ठीक है। अगर ए बी बी सी नहीं मिला तो तुम्हें तलाश नहीं करनी, तुम डायरेक्टली बोल दो कि संक्रामक है। और हर सेट के साथ आपको ऐसे करना है, हर सेट को आपको ए बी मानना है, हर सेट को, ठीक है ना। जो सेम वाले सेट हैं उनको चाहे तो तुम पहले टिक कर दो, क्योंकि वो तो संक्रामक संबंध वाले टेस्ट में पास होते हैं, तो उसको चाहे तो तुम पहले टिक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि भैया कौन सा संबंध संक्रामक है, कौन सा संबंध संक्रामक नहीं है, ऐसे बताना होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद फिर क्लास खत्म करते हैं। हमने पढ़ा है कि कार्तीय गुणन क्या चीज़ है। कार्तीय गुणन क्या चीज़ है भैया, फटाफट से बताओ, कौन बताना चाहेगा? आदित्य से पूछ लेते हैं, कार्तीय गुणन क्या होता है बेटा? सर ए से बी में सर क्रमित युग्म। हाँ, ए से बी में जो जोड़े बनते हैं ना वो कार्तीय गुणन है, ठीक है। संबंध कौन बताएगा, संबंध क्या होता है? हैंड रेज करो, संबंध क्या होता है? किसी से भी पूछ लेते हैं, महक कुमार, चलो अनीश यादव, संबंध क्या होता है बेटा? जैसे कोई स्टेट हो गया ए और बी, उनका गुणनफल का सबसेट जो रिलेशन होता है वही। ऐसे बोल कि संबंध जो है ना वो सबसेट है जी ए क्रॉस बी का, सिंपल, ठीक है। फलन क्या होता है? फलन किसी और से फलन पूछेंगे, का- किसी और से पूछेंगे। गौरव दीक्षित बता भाई, फलन क्या होता है? सर इसमें बाप बेटे वाला कॉन्सेप्ट, बाप बेटे वाला कंसेप्ट लगता है, क्या कंसेप्ट लगता है बाप बेटे वाला? सर जो प्रांत होते हैं वो बेटा और जो हर बच्चे का बाप होना चाहिए और केवल एक बाप होना चाहिए, ठीक है भाई, म्यूट हो जा। तो ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े संबंधों के प्रकार। वैसे तो इसके 4 हैं लेकिन मैंने 3 ही बताए, एक बताना रह रहा है। एक तो छोटा सा ये, लेकिन फिर भी कल बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताना है कल। संबंध के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है, कौन बताएगा? किसी से पूछ लेते हैं, अर्जुन से पूछ लेते हैं। अर्जुन, सर स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? सर इसमें जो एलिमेंट है उनका खुद का जोड़ा होता है। मतलब डेफिनेशन बता प्रॉपरली, फॉर ऑल, देख के मत बताइयो। सर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और फिर सर ए कॉमा ए, और फिर सर बिलोंग्स टू रिलेशन। हाँ, यानी कि जितने भी ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं उनका खुद से खुद का जोड़ा किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? संबंध। प्रेम कुमार। दूसरा प्रकार क्या था? सम्मित सर। चल ठीक है, सम्मित संबंध। अब तू मत बताइए, प्रेम को बताने दे। प्रेम बता बेटा, सम्मित संबंध क्या होता है? डेफिनेशन मत बता, वैसे बता। नो, मतलब क्या? हाँ मैंने ए बी का उल्टा होता है बीसी। हाँ, फॉर ऑल जोड़े, बोल आगे, बिलोंग्स टू संबंध, उनका उल्टा भी संबंध के अंदर होना चाहिए। बी ए अभी रियल नंबर। ठीक है। तीसरा था संक्रामक। संक्रामक कौन बताना चाहेगा? सर अगर ए बी है तो बी सी ढूंढेंगे, बीसी ढूंढेंगे, बी सी मिल गया तो फिर ए सी ढूंढेंगे, अगर ए बी नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं ढूंढेंगे, होगा वो। ठीक है। और है ना, इसमें ये चीज ध्यान रखना कि हर एक जोड़े के साथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे नोट करके लिख लो यहाँ पे, हर जोड़े के साथ टेस्ट करना है इसको। इसकी एक ट्रिक भी है, कल बताऊंगा, ठीक है, आज लॉन्ग ट्रिक ही काम है। अब मेरी बात सुन लो, घर से मैं दूंगा प्रैक्टिस शीट, उसमें है ना तुम्हें ये बताना है कि भैया कौन सा समतुल्य है, कौन सा सम्मित है, कौन सा संक्रामक है, तीनों चीज बतानी है, ठीक है ना। 10 एक क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है, और अपना आंसर वहीं पे सबमिट कर देना। असाइनमेंट का ऑप्शन दे दूंगा सबमिट करने का, तो वहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि भाई किसका ठीक है किसका गलत है। समझ गए? जैसे टेस्ट देते हैं ना तो उसमें असाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है ना, वैसे ही हो जाएगा। समझ में आ गई क्या? ठीक है, अभी इसको नोट कर लेना भाई, ये जो PDF है इसको नोट कर लेना, और जब तक नोट करोगे जब तक टेस्ट वो आ जाएगा, और उसको फिर सबमिट कर देना, ठीक है।